हाँ जी, डेफिनेशन याद हुई नहीं हुई? नेशनल, अब तो याद हो जानी चाहिए। पढ़ा घर पे? पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा घर पे? घर पे पढ़ा? आकाश भाई पढ़ाओ, आप पढ़ाओ है यार, तू पढ़ा दिखी जाएगी बाद में। चलो भाई शांत। हाँ जी, सुनते रहो जरा मेरे साथ बालकों। हम क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बोले तो बल देश की इनकम। आंसर ऐसे दोगे? ऐसे नहीं देना। कोई पूछेगा, सर पूछेंगे कि बेटा बताओ नेशनल इनकम क्या होती है, तो तुम क्या बोलोगे? जो तुम्हें डेफिनेशन बुक में नहीं मिलेगी, बट इससे बढ़िया डेफिनेशन कहीं मिलेगी भी नहीं। क्या है? इट रेफर्स एज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर। वो तो बड़ी आसान है, याद हो गई। देखो आगमन करके बोलो जरा, फिर से बोलो बोलो। इट रेफर क्या? रेफर्स, इट रेफर्स। भाई की आंखें यूं जा रही एक तरफा। हाँ अब बोलो, देख के बोलो। ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये डेफिनेशन धीरे धीरे सबको याद हो जानी चाहिए भाई। फिर कल हम लोगों ने सबसे पहले इसके हमने कहा था हम भाई इस डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। हमने गुड्स के बारे में पढ़ा, हमने इसके बारे में पढ़ा, हमने रेजिडेंट के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़े क्या? गुड्स। व्हाट आर गुड्स? एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसी गुड्स, कोई भी ऐसी चीज जिसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखा जा सकता है, हर वो चीज क्या होती है? गुड्स होते हैं। एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के तुम्हारे चेक, करेंसी वगैरह जो होती हैं, इनको गुड्स में कंसिडर वगैरह नहीं किया जाता। इसकी डेफिनेशन और भी ज्यादा है, बट तुम्हारे काम की नहीं है। अब होते हैं क्या? टाइप्स ऑफ गुड। तो क्लासिफिकेशन पहले हमने पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड कितने तरीके बताए थे मैंने? टोटल 4 तरीके बताए। ओवरऑल थे 4 तरीके के, बट मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। एक था प्रोडक्शन के बेसिस में, एक था उनके यूजेस के बेसिस में, या यूजर लिख लो, कुछ भी लिख लो। प्रोडक्शन के बेसिस पे 2 टाइप के हम लोगों ने गुड्स पढ़े थे। कौन कौन से? इंटरमीडिएट गुड्स और हमारे फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड जिन पे अभी फर्दर प्रोडक्शन होना बाकी है, या जो हमारी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के क्या है? अभी अंदर है। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, अगर बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के बाहर है मतलब वो गुड्स रेडी टू सेल है। समझ में आया? इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को क्या बोला जाता है? इंटरमीडिएट वैल्यू बोला जाता है। आई बात समझ में? फाइनल गुड्स क्या होते हैं? दोज गुड विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, या फिर विच आर रेडी फॉर यूज, या तो बेचने के लिए या फिर यूज करने के लिए वो क्या है? रेडी है। फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? फाइनल वैल्यू। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, हम कौन सी वैल्यू प्रीफर करते हैं? फाइनल वैल्यू। क्यों? क्योंकि भैया इंटरमीडिएट वैल्यू से क्या होती है? डबल काउंटिंग होती है। किसकी? नेशनल इनकम की। अगर नेशनल इनकम यहां पर है तो इंटरमीडिएट वैल्यू से यहां दिखेगी, फालतू में क्या ओवर वैल्यू दिखेगी। आई बात समझ में? वो है। क्यों दिखेगी ये में तुम्हें समझ में आएगा। कौन से वाले मेथड में? वैल्यू एडेड मेथड जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा कि हम फाइनल वैल्यू क्यों चूज करते हैं। आई इतनी बात समझ में? फिर थे उसके यूजेस के बेसिस। भाई यहाँ पे गुड्स बन रहे थे ना, इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स। गुड्स कौन से गुड्स बन रहे हैं? कह रहा देखो हम 2 टाइप के गुड्स बना रहे हैं। एक को हम बोलेंगे प्रोड्यूसर गुड्स, एक को हम बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? तो प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर, या फिर विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ऐसे टाइप के गुड्स जिनसे फर्दर प्रोडक्शन किया जाए, उन गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? विच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर। भाई कैमरा, लैपटॉप, कार, टीवी, मोबाइल, ये सारे कौन से गुड्स हैं? कंज्यूमर गुड्स। कितनी नींद है भाई। और जब वासी आती ना, ऐसा मत करो ऐसा। कभी यहाँ देखा ना क्या एक्सप्रेशन चेंज होते हैं ना, पूरे आँख की ऐसे ये वाइब्रेशन करने लगता है ये, और सोना नहीं है ये नहीं। ठीक है। फिर हाँ क्या बोल रहा था मैं? कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जो कंज्यूमर द्वारा यूज किए जाते हैं। मेरी बात सुनो, जो ये मोबाइल है, मोबाइल अपने आप में कैसा गुड है? कंज्यूमर गुड। बट बहुत सारी मशीन होंगी जिससे क्या बनाया गया होगा? ये फोन बनाया गया होगा। वो मशीनें कौन सा गुड्स होती हैं? प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। समझ में आया? हाँ है ना? ठीक है। कार एक कंज्यूमर गुड है, जिस मशीन से कार बनी वो प्रोड्यूसर गुड्स है। समझ में आया? जैसे गन्ने का जूस है ना, तो गन्ने का जूस क्या हो गया? कंज्यूमर गुड हो गया। और गन्ने की मशीन क्या हो गई? गन्ने की मशीन क्या हो गई? प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। समझ में? ठीक है। अब जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल वो होते हैं जो कि लंबे चलते हैं, 1 साल से ज्यादा चलते हैं, जैसे तुम्हारा कैमरा, फर्नीचर, फैन, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी एटसेट्रा भाई। ठीक है। सेमी ड्यूरेबल क्या होते हैं? ऐसे चीज जो विद इन 1 ईयर क्या होते हैं? यूटिलाइज हो जाते हैं। इनमें क्या आता है? बेसिकली कपड़े वगैरह जो होते हैं। और आखिरी हमारा क्या होता है? हमारा नॉन ड्यूरेबल। व्हाट आर नॉन ड्यूरेबल?
जो वन टाइम यूज होते हैं, जो इतने भी हमारे क्या होते हैं फूड आइटम्स वगैरह होते हैं, ये सब किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, नॉन ड्यूरेबल के अंदर आते हैं। समझ में आया इतना? शिवम भाई मत करो प्लीज, सीधा सीधा सीधा, हाँ हाँ बस ठीक है। अब इसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया था, रेजिडेंट के बारे में बताया था। मैंने बोला था देखो भाई किसी का सिटीजनशिप और रेजिडेंट दोनों क्या होती हैं, अलग चीज होती है। आई बात समझ में? सिटीजनशिप तो आपके पास क्या होता है, सिटीजनशिप का क्या होता है, आपको दो तरीके से मिल जाए, तो आपको बाय बर्थ या फिर बाय लॉ, ठीक है। और रेजिडेंट क्या होता है, किसी बंदे का रेजिडेंट माने होता है कि चेक करना कि आप किस देश में कितने दिन रहते हो। आई बात समझ में? ये जो मैंने तुम्हें यहाँ पे जो लिख के दिया था किसके अकॉर्डिंग है, ये इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है। इनकम टैक्स क्या बोलता है कि यदि कोई पर्सन इंडिया के अंदर, कोई भी इंसान चाहे जस्टिन बीबर हो कोई भी हो, अगर वो कम से कम इंडिया में कितने दिन रहा, किसी साल 180 दिन रहा, या फिर 60 दिन और साथ में 365 दिन किसी भी 4 साल में, पिछले 4 साल में, तो वो इंडिया का क्या कहलाएगा, रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। और उसको हर इनकम पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इस कंडीशन में फॉल ही नहीं करते, आपको हम क्या बोल देंगे, नॉन रेजिडेंट। क्या बोल देंगे हम आपको, नॉन रेजिडेंट। अब बाहर के लोगों, बाहर रहते हो, बाहर के लोगों इंडिया है फिर बाहर चले गए, नॉन रेजिडेंट सिर्फ उसी इनकम पे टैक्स देगा जो उसने कहाँ कमाई है, इंडिया में। आई बात समझ में? हाँ है ना, ठीक है। बट हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तुम्हें डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो याद करना है इकोनॉमिक्स के लिए क्या बोला जाता है, रेजिडेंट। अ पर्सन इज सेड टू बी अ रेजिडेंट इफ हिज और हर इंटरेस्ट, हर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री। आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस देश में लाई करेगा, आप उस देश के क्या कहलाओगे, क्या कहलाओगे, रेजिडेंट कहलाओगे। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, आप खाते पीते हगते कमाते कहाँ हो, एक जिस देश में करते हो, आप उस देश क्या कहलाओगे। ये हगने वाला वर्ड मत बोल देना, ठीक है भाई, कि इसको सर खाते पीते हगते सब वही हैं, सोते भी वही हैं, नहीं। बोला सर जिस देश में हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, हम उस देश से क्या कहलाएंगे, रेजिडेंट कहलाएंगे। इतनी बात समझ में? हाँ है ना। बस इतना ही पढ़ा था हम लोगों ने कल, कि यहाँ तक सबको फिलहाल क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्योंकि उससे हम नई नई चीजें समझेंगे, ठीक है। जरा डेफिनेशन पे आओ जरा वापस। क्या डेफिनेशन दी, इट रेफर्स एज द फाइनल वैल्यू ऑफ, बोलो, इट रेफर्स एज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। बेटा सब तो पढ़ ले, ये पढ़ना बाकी है, डोमेस्टिक टेरिटरी। चलो आज जरा पढ़ते हैं क्या है जरा इनका मतलब। देखो जी, एक तरफ मैं लिख रहा हूं, ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये तुम्हें कॉन्सेप्ट देगी, बहुत अच्छी चीज पता चलेगी आज। एक हो गया मेरा डोमेस्टिक टेरिटरी, और दूसरी तरफ मेरा क्या हो गया, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। अभी नोट मत करो, अभी आराम से सुनते रहो, अभी आराम से हौले रुक जाओ, अभी रुक जाओ भाई। डोमेस्टिक टेरिटरी माने इंडिया, किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और इंडिया के अलावा जितने भी देश हैं, क्या बोला मैंने, इंडिया के अलावा जितने भी देश हैं वो सारे हमारे किस अंदर आ गए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चाहे जापान ले लो, पाकिस्तान ले लो, यूएसए ले लो, बांग्लादेश ले लो, कुछ भी ले लो। आई बात समझ में? एक तरफ हमें डोमेस्टिक टेरिटरी माने होता है इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया। समझ में आया? अब देखो हमारे यहाँ ना इंडिया के अंदर दो टाइप के लोग रहते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, इंडिया के अंदर दो टाइप के लोग रहते हैं, कुछ को हम बोलते हैं रेजिडेंट और कुछ हमारे कौन होते हैं, नॉन रेजिडेंट। कुछ क्या होते हैं, नॉन रेजिडेंट होते हैं। आई बात समझ में? ऐसे ही जो बाहर की दुनिया, इंडिया के बाहर कुछ कौन रहते हैं, रेजिडेंट, और कुछ कौन रहते हैं, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। कैसे बढ़ेंगे, देखो इस चीज को कैसे बढ़ा जाएगा, इसको कैसे बढ़ा जाएगा। हमारे अपने लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया में। देखो जो रेजिडेंट है ना, रेजिडेंट माने अपने लोग, क्या बोल रहा हूं मैं, रेजिडेंट माने अपने लोग, और नॉन रेजिडेंट माने बाहर के लोग बोल दें, नॉन रेजिडेंट बाहर के लोग। रेजिडेंट हमारे अपने लोग कहां रह रहे हैं, इंडिया में। बाहर के लोग कहां रह रहे हैं, इंडिया में। बाहर के लोग कहां रह रहे हैं, इंडिया में। ये देखो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये देखो ये क्या है, हमारे अपने लोग कहां रह रहे हैं, इंडिया के बाहर, जिसको मैं बोल सकता हूं आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये कौन है, ये बाहर के लोग हैं, कहां रहते हैं, बाहर रहते हैं। जो बाहर का है और कहां रह रहा है, बाहर रह रहा है, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। इसकी कहानी पढ़ेंगे अब। समझ में आया इतना? कितनी नींद है,
अब मेरी बात सुनो, इंडिया में ये दोनों मिलके कमा रहे हैं, क्या बोला मैंने, इंडिया में क्या रहा है, रेजिडेंट भी कमा रहा है और कौन भी कमा रहा है, नॉन रेजिडेंट भी मिलके कमा रहा है। आई इतनी बात समझ में, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट मिलके जो कमाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस इनकम को हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या कहते हैं उसे हम, डोमेस्टिक इनकम। कैसे डिफाइन कर सकते हैं डोमेस्टिक इनकम, इट्स द इनकम अर्न बाय, सुनो डेफिनेशन, इट इज द इनकम अर्न बाय, इट इज द इनकम अर्न बाय कौन, रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। हमें बट क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो कौन सी इनकम चाहिए, हमें चाहिए नेशनल इनकम। हम तो नेशनल इनकम बढ़ रहे ना, हाँ है ना, ध्यान दो, हमें कौन सी इनकम चाहिए, नेशनल इनकम टैक्स, कुछ भी, हमें कौन सी इनकम चाहिए, नेशनल इनकम चाहिए। व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम, इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट, ठीक है, विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ने मिलके जो कमाया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। बट जो नेशनल इनकम है ना, नेशनल इनकम कह रही देखो यार कि मेरे को सिर्फ किन लोगों से मतलब है, अपने लोगों से, किन लोगों से, अपने लोगों से, चाहे वो इंडिया के अंदर रहते हो या फिर इंडिया के बाहर रहते हो। हमें सिर्फ नेशनल इनकम में देश की इनकम निकालने के लिए हमें सिर्फ देशवासी चाहिए जो हमारे अपने लोग हैं। आई बात समझ में। तो अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक जाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़ा सा सिंपल है। तुम बोलोगे भैया ये जो है कौन, इसकी इनकम क्या कर देंगे, माइनस, और जो ये बंदा, हमारा बंदा जो बाहर रह रहा है उसकी इनकम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, हाँ है ना। तो मैं इसमें प्लस करूंगा, क्या प्लस कर रहा हूं मैं, इनकम अर्न्ड बाय कौन, इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट, ठीक है, जो कहां है, आउटसाइड द, क्या बोलेंगे, आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, हाँ है ना, सही है, सही से लिख देता हूं। अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम से कहां जाना है, नेशनल इनकम पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, जो बंदा बाहर, हमारा अपना बंदा जो बाहर है उसकी इनकम ऐड कर देंगे और माइनस से कर देंगे इनकम, किस इनकम माइनस कर देंगे, जो हमारे देश में कौन रह रहा है, बाहर का बंदा रह रहा है। आई बात समझ में। इनकम अर्न्ड बाय हु, नॉन रेजिडेंट विद इन द क्या, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और एट द एंड हमारे पास कौन सी इनकम आ जाएगी, नेशनल इनकम। क्या समझ में आया, हाँ है ना, क्या ये पार्ट समझ में आया, हाँ है ना शिवम भाई, ध्यान दो। तो अगर मैं पूछूं कि मुझे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाना है, तुम बोलोगे क्या करना पड़ेगा, भैया जो हमारा बंदा है कहाँ रह रहा है, बाहर, उसकी इनकम कर दो ऐड, और हमारे यहाँ जो बाहर का बंदा रह रहा है उसकी इनकम यहाँ से क्या कर दो, माइनस, कौन सी इनकम। आई बात समझ में। चलो अब जरा एक काम करते हैं, अब जरा फिर देखो, यानी इन शॉर्ट मुझे डोमेस्टिक इनकम से कहाँ जाने के लिए, नेशनल इनकम तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे प्लस करना पड़ा इनकम किसकी, रेजिडेंट की, जो कहाँ था, आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, और माइनस करूंगा उस पर्सन की इनकम, किसकी इनकम माइनस कर रहा हूं, नॉन रेजिडेंट की, जो कहाँ है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है। जो बाहर का बंदा है, बाहर रह रहा है, हमें उससे कोई लेना देना था, देखो पहले काट दिया, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसकी इनकम ऐड करी और इसकी इनकम यहां से क्या कर दी, माइनस कर दी। कौन सी इनकम आ गई, नेशनल इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम की डेफिनेशन में क्या लिखा था, विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। हमें सिर्फ कौन चाहिए थे, इनकम, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट। हमें रेजिडेंट की चाहिए जो टेरिटरी के अंदर हो या टेरिटरी के बाहर हो। तो हमें निकालने के लिए रेजिडेंट चाहिए जो टेरिटरी के अंदर और टेरिटरी के बाहर हो, नॉन रेजिडेंट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। समझ में आया। ये एक कंक्लूजन निकल के रहा है कि डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक जाने के लिए आपको ये प्लस करना पड़ेगा, रेजिडेंट की इनकम प्लस करेंगे जो टेरिटरी के बाहर है, और माइनस करेंगे नॉन रेजिडेंट की इनकम जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है। आई बात समझ में। अब जो हमारी बुक है ना, हमारी बुक इसके लिए कंबाइंड एक वर्ड यूज करती है। क्या वर्ड यूज करती है, इसके लिए कंबाइंड वर्ड यूज करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम कहते हैं
आई ए, क्या बोलते हैं हम, NFIA। व्हाट इज NFIA? इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कुल मिला के, ओए हंसो नहीं, कुल मिला के बाहर से कितना पैसा हमारे पास आया, उस हम लोग क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी ये जो पार्ट है इसकी जगह शॉर्ट में क्या यूज कर सकता हूं, NFIA कर सकता हूं। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं क्या, कि अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम से कहां जाना है, नेशनल इनकम जाना है, मुझे सिर्फ क्या ऐड करना पड़ेगा, NFIA। यहां से तुम एक चीज याद करोगे अब, कि जब भी डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम, जब भी डोमेस्टिक से कहां जाते हैं, ये वर्ड याद कर लो, कि जब भी डोमेस्टिक से कहां जाएंगे, जब भी डोमेस्टिक से कहां जाएंगे, नेशनल, तो क्या ऐड होता है, NFIA। क्या ऐड होता है, NFIA। NFIA का फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और NFIA का वो क्या हो जाएगा, अगर उसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा भैया, इनकम अर्नड बाय कौन, रेजिडेंट आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड माइनस इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या फॉर्मूला याद हुआ? अगर तुम्हें क्वेश्चन में NFIA दे रखा हो तो तुम डायरेक्ट ऐड दोगे, NFIA का वैल्यू ऐड कर दोगे। बट अगर NFIA नहीं दे रखा हो तो तुम्हें ये दो वर्ड पता होने चाहिए, NFIA के अंदर क्या होता है। आई बात समझ में? ठीक है। अगर NFIA की वैल्यू, सपोज करो अब NFIA जो क्वेश्चन में होगा ना, तो मैं NFIA की जो वैल्यू होगी ये प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, तुम ऐसे याद करो, मैं डोमेस्टिक इनकम से कहां जा रहा हूं, नेशनल इनकम। मैं डोमेस्टिक इनकम से कहां जा रहा हूं, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए अगर NFIA प्लस का है, अगर NFIA क्या है, अगर NFIA प्लस का है तो क्या हो जाएगा, ऐड। अगर माइनस का है तो क्या हो जाएगा, लेस। सिंपल है। NFIA प्लस का 100 तो प्लस कर देंगे, प्लस का 100। देखो मतलब क्या है, अगर वैल्यू प्लस में है ना, प्लस का मतलब क्या है कि रेजिडेंट ने ज्यादा कमाया है और नॉन रेजिडेंट ने कम कमाया है, तो ओवरऑल वैल्यू पैसा आ रहा है जा रहा है, देश में पैसा आ रहा है। भाई हमारा बंदा जो बाहर है तो उसने कमाए 1 लाख रुपए, यहाँ हमारा बाहर का बंदा जो इंडिया में उसने कमाए 50,000 रुपए, तो कुल 50,000 रुपए अगर उसने कमाया मतलब 50,000 रुपए देश के बाहर गया, वो तो पैसा कमा के बाहर भेज देगा। 50,000 बाहर गया, 1 लाख रुपए अंदर आया, तो कुल मिला के कितना पैसा हमारे यहाँ आया, 50,000। इसलिए वो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब माइनस कब आ सकता है, माइनस तब हो सकता है ना, कब, जब इसकी वैल्यू ज्यादा हो, ये वैल्यू क्या हो, कम हो, आंसर माइनस में आ जाएगा। तो आंसर प्लस में तो प्लस कर दो, माइनस में है तो माइनस कर दो। बट अगर मैं नेशनल इनकम से कहां जा रहा हूं, अगर मुझे नेशनल इनकम से कहां जाना हो, डोमेस्टिक इनकम जाना हो, तो पूरी चीजों को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। समझ में आया? तुम्हें 2 तरीके याद करने की जरूरत नहीं, एक ही याद करो कि डोमेस्टिक से नेशनल इनकम जाने के लिए NFIA क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो नेशनल इनकम से डोमेस्टिक जाने के लिए NFIA क्या कर देंगे, माइनस। समझ में आया ये चीज? क्या ये वाला पार्ट तुम लोगों को समझ में आया? हाँ है ना, बढ़िया। चलो जरा से नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करो, और फिर इसके बाद वाला। अब मैंने जाके पूरी डेफिनेशन क्या है, पूरी एक्सप्लेन कर दी। ये चीज याद रखना है अब, ठीक है? NFIA वाला पार्ट, अभी आगे सारी चीजें समझाऊंगा। जब तक तुम्हारे स्कूल में ये पढ़ाया जाएगा ना नेशनल इनकम, मस्त हो जाओगे एकदम क्वेश्चन करने में। इनमें से ना क्वेश्चन पेपर में 6-6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है नेशनल इनकम का, तो जब क्वेश्चन करेंगे एकदम मस्त तरीके से करेंगे। कर लिया नोट?
अरे यार, कल मैं पूछूं कि डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाने के लिए क्या करते हैं, तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए भाई? NFIA ऐड करते हैं। व्हाट इज NFIA? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल भैया, इनकम अर्न बाय रेजिडेंट आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऐड होगा, इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी माइनस होगा। किसी को कोई डाउट वगैरह है इसमें? कोई भी चीज? क्या पे नीचे वाला पार्ट? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ भाई। कोई बात नहीं है, सॉरी भाई, अंडरस्टैंड लिख रहे हैं। तो क्या समझ नहीं आ रहा भाई? हैं ये जो काटा वो पढ़ना है, वो क्या लिखा हुआ? अबे जरूरत, अबे यार भाई ये लो, इंडिया को छोड़ के सारे देश के नाम थे भाई वो, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, USA। आज क्या पढ़ा तुम्हारे स्कूल में? आज अरे कुछ नहीं किया, कुछ तो पढ़ा होगा। कुछ नहीं पढ़ा तुम्हारे स्कूल में? नहीं, उसमें इको में कुछ नहीं पढ़ा? अच्छा यार, तुम्हारे स्कूल में वैकेंसी तो नहीं होगी यार, या मुझे भी आना था पढ़ाने के लिए। हैं बुला लो यार। हाँ जी, नोट कर लिया आकाश भाई? नोट कर लिया? चलो कोई नहीं, वो तुम नोट कर रहे हो ना अच्छे से। शॉर्टकट में नोट मत करना भाई, कि अंदर ये एक दो बस एक शब्द लिखा सब हो गया। नोट्स अपने अकॉर्डिंग ही बनाओ, मैं भी दूंगा तुम्हें। बस एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि बस खुद के नोट बना बाद समझ नहीं आया भैया जरा बताने मैंने क्या लिखा था ये, आए बस समझ आए। तो ऐसे भी हाल मत करना यार। ये ध्यान रखना, NFIA प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। अगर नेशनल इनकम से कहाँ जा रहे होंगे? डोमेस्टिक में, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? हो गया आकाश भाई? आकाश भाई हो गया? और तुम बातें कम करो, तुम पहले नोट कर लो, ठीक है? अच्छा, इसके बाद अब इसका सुनते रहना, लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद रेस्ट कर लेते हैं। अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, अभी तो बहुत टाइम है भाई, 20 मिनट में कितना कुछ हो जाएगा अभी। क्या? हाँ, अब तुम सुन लो थोड़ी देर बस, मेन जो मुझे लिखवाना है वो मैं लिखवाऊंगा, ठीक है? आगे बढ़े, चलो भाई जरा ध्यान दो। अब बड़ा इंपॉर्टेंट, वो सुनते हो इंडिया का GDP डाउन हो गया, इंडिया का GDP बढ़ गया, और सुनते हैं ना, फिर तुम लड़ाई करते हो आपस में, ओए हमारी पार्टी अच्छी है, तुम BJP वाले, तुम कांग्रेस वाले, ये आपस में लड़ाई करते रहोगे। तो जरा तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो तुम GDP को लेकर इतना लड़ाई करते रहते हो, बेटा जरा मुझे बताओ व्हाट डू मीन बाय GDP? GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? वो तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब लाइक कर दो ना, तो पता है मोदी जी के आने पे GDP कितना बढ़िया, तुम करो अच्छा हमारे टाइम पे थे, नेहरू जी ने ये करा तो करा था।
कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, और वैल्यू ऑफ गुड्स, बस इतना शॉर्ट में। एक साल में कोई भी देश, क्या बोला मैंने, एक साल में कोई भी देश कितना गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या करता है, जनरेट करता है, उसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस साल हमारे देश ने कितने का सामान बनाया, कितने की सर्विस क्या करी, जनरेट करी, वही हमारे लिए क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत आसान से समझाने के लिए ये समझो, ठीक है। क्या बोला मैंने कि सपोज करो मैंने 100 पेन बनाए, कितने पेन बनाए इस साल, 100 पेन बनाए, और एक पेन कितने रुपए का था, 100 रुपए का था, तो टोटल कितना रुपए हो गया, 10,000। टोटल कितना हो गया, 10,000। बट इस 10,000, ये 10,000 क्या है बेटा, ये 10,000 है मेरा जीडीपी। समझ में आया क्या बोला मैंने। तो जीडीपी का बेसिक मतलब क्या होता है कि एक साल में कोई भी देश कितना गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या करता है, जनरेट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, बस इतना ही था क्या, नहीं तो अबे और भी है भाई, मेरे भाई मैं धीरे धीरे सारी चीजें कवर करूंगा, तुम चिल रहो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जब कोई देश जीडीपी नापता है, हमें अपने देश की क्या नापनी है, जीडीपी नापनी है, तो जीडीपी नापने के दो तरीके होते हैं। एक्चुअली दो तरीके की जीडीपी होती है, सुनते रहो। एक होता है रियल जीडीपी, और फेक नहीं है यार भाई, एक होती है रियल जीडीपी और एक होती है हमारी नॉमिनल जीडीपी। अगर आपको ये चेक, अच्छा मैंने जीडीपी का फॉर्मूला मैंने बताया नहीं, जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता भाई, देखो ये क्या था, ये क्या है, ये है प्राइस, और ये क्या थी, क्वांटिटी। तो जीडीपी का सिंपल फॉर्मूला ऐसे क्या निकल गया, प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या, पी इनटू क्यू, शॉर्ट में देखा जाए तो। अब मैंने कहा तो जीडीपी होती है दो तरीके की होती है, एक होती है नॉमिनल और एक हमारी क्या होती है, रियल जीडीपी। दोनों में क्या अंतर है जरा देखो। वो कह रहा है देखो यार, अगर तुम्हें ये चेक करना है कि हमारे देश ने कितनी क्या करी है, ग्रोथ क्या करी है, अगर आपको अपने देश में एक्चुअली ग्रोथ देखनी कि एक्चुअल हमने कितना ग्रोथ करा है, हम सर कौन सी जीडीपी देखेंगे, हम रियल जीडीपी। अगर आपको ये चेक करना है कि मार्केट में कितना क्या आया, इन्फ्लेशन आया, क्या आया, इन्फ्लेशन समझते हो, महंगाई, कितनी महंगाई आई है। जैसे पहले चीनी 16 रुपये किलो आते थे, आज कितने रुपये किलो, आज 40 रुपये की, 45 हो गया भाई साहब, मेरे को तो 40 याद आ रहा, पता नहीं कब लेने गया था। तो ये क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी हेल्प करता है आपको इन्फ्लेशन निकालने में कि पिछले 10 साल के कंपैरिजन में कितना क्या हुआ है, मार्केट में इन्फ्लेशन आई है। और अगर आपको एक्चुअल ग्रोथ चेक करनी है तो कौन सा जीडीपी चेक करेंगे भाई, रियल जीडीपी। अब देखो यार, चाहे रियल जीडीपी निकालो, नॉमिनल जीडीपी, दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना, क्या, प्राइस इनटू क्वांटिटी, और यहां पे भी क्या फॉर्मूला होगा भाई, प्राइस इनटू क्वांटिटी। जब दोनों सेम है तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। पहले भाई चीज सुनो, जब भी मुझे किसी की अगर परफॉर्मेंस चेक करनी है, अगर मुझे किसी का परफॉर्मेंस चेक करना है, क्या एक मार्क्स से, किसी के एक टेस्ट के एक मार्क्स से परफॉर्मेंस चेक हो सकती है, नहीं हो सकती। मैं तुम्हारा पहली बार टेस्ट लूंगा, उससे परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगी, उसके बाद जो टेस्ट होगा तब डेटा क्या बनेगा, कंपैरेबल बनेगा। हाँ जी, आपने पिछली बार के मुकाबले इस साल आपने अच्छा परफॉर्म करा या फिर बेकार परफॉर्म करा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे टेस्ट में 0 मार्क्स लेके आ गए, अरे भैया क्या आप कह रहे हो, कोई कंपेरिजन है ही नहीं, पहले 0 आ रहे तभी 0 आ रहे हैं, ऐसे ही मत करना भाई, ठीक है। बट मैं कह रहा हूँ जब भी मुझे अगर अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है तो मैं अपने डेटा को, सुनो मैं अपने डेटा को कंपेयर करूंगा अपने किसी पिछले साल के डेटा से, और वहां से कंपेयर करूंगा, ठीक है कि हाँ भाई मेरे में ग्रोथ हुई है, नहीं हुई है, इन्फ्लेशन हुई है, नहीं हुई है, ठीक है। तो हमें कम से कम कितने साल का फिगर चाहिए होगा, 2 साल का, 2 साल का फिगर चाहिए। एक फिगर हम लेते हैं करंट ईयर का, और एक हम बेस ईयर मानते हैं, क्या मानते हैं हम, बेस ईयर, कि हम जो भी ग्रोथ इन्फ्लेशन चेक करेंगे इस साल के बेसिस पे चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा हम 2025 के इंडिया को कंपेयर करेंगे कौन से साल से, 2010 से। आई बात समझ में, ये हो गया दोनों केस में, 2025 को कंपेयर कर रहे हैं हम 2010 में। अब फर्क क्या होता है, अगर हम जब कहते हैं अगर आपको रियल जीडीपी चेक करनी है ना, आप ये चेक करो कि आप पहले कितना प्रोडक्शन कर रहे थे और आप आज कितना प्रोडक्शन कर रहे हो।
और ये चेक करने के लिए हम ये मानते हैं कि आप अपने प्राइस को क्या कर देना, फिक्स कर देना। क्या कर देना, फिक्स। कि अगर आप एक पेन आप 10 साल पहले अगर एक पेन 10 रुपए का बेच रहे थे, तो आप आज भी वो पेन कितने का बेच रहे हो, 10 रुपए का बेच रहे हो। डिफरेंस जो दिखेगा, डिफरेंस किस में दिखेगा, क्वांटिटी में, कि पहले आप कितना प्रोडक्शन कर रहे थे, आप आज कितना प्रोडक्शन कर रहे हो। और ये जो गैप हमको देखने को मिलेगा वो हमें क्या बताएगा, रियल जीडीपी, वो हमें बताएगा हमारे ग्रोथ। आई बात समझ में। नॉमिनल कहती है, ठीक है, अगर आपको इन्फ्लेशन चेक करनी है, आप ये चेक करोगे आप पहले 10 पेन कितने के बेच रहे थे और आप आज के टाइम पे वही 10 पेन कितने के बेच रहे हो। तो यहां पे उसने किसको फिक्स कर दिया इस बार, तो नॉमिनल जीडीपी में क्या फिक्स होता है, क्वांटिटी, और रियल जीडीपी में क्या फिक्स होता है, प्राइस फिक्स होता है। आई इतनी बात समझ में। जैसे कि जैसा एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं 2010 का एग्जांपल, एक लेते हैं 2025 का एग्जांपल। एक तरफ प्राइस आएगा, एक तरफ क्वांटिटी आएगा, और एक तरफ मेरा क्या आ जाएगा, जीडीपी, मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। मैंने क्या सपोज करो कि 2010 में मैं कितने बना रहा था, मैं 1000 पेन का मैन्युफैक्चर कर रहा था। कितने पेन बना रहा था मैं, 1000 पेन मैन्युफैक्चर करता था। और उस समय मैं पेन कितने रुपए का बेच रहा था, मैं 5 रुपए का बेच रहा था। कितने का बेच रहा था, 5 रुपए का। तो सर कितने रुपए का जीडीपी आ गया, 5000। कितना आ गया, 5000। उसने बोला कि अब आपको चेक करना है, अगर आपको जीडीपी, रियल जीडीपी चेक करनी है, आप ये देखो कि आप मान लो कि आप आज भी उसे, कि आप आज भी वो पेन कितने का बेच रहे हो, 5 का। 5 का ही बेच रहे होंगे, नहीं भाई 10 साल में तो प्राइस भी बढ़ा दिया होगा मैंने कहा 10 साल पहले 2010 में, 15 साल पहले 2010 में मैं 1000 पेन का मैन्युफैक्चर करता था। आज के टाइम मैं कितना मैन्युफैक्चर करता हूँ, 5000। कितना मैन्युफैक्चर करता हूँ, 5000। ठीक है, ये लो। तो इससे दिख रहा है कि प्राइस तो हमारा क्या है, फिक्स है। किसमें चेंज आ गया, क्वांटिटी में। कितना हो गया, 25000। तो ये जो डिफरेंस में देखने को मिल रहा है, ये दिखा रहा है हाँ जी पिछले उसमें हमने इतने अमाउंट तक का क्या करा है, ग्रोथ करी है अपने गुड्स एंड सर्विसेज में। समझ में आया रियल जीडीपी। सेम कहानी अब किस में लगाते हैं, नॉमिनल जीडीपी में लगाते हैं। ठीक है, तो एक हम डेटा ले लेंगे 2010 का, एक हम डेटा ले लेंगे 2025 का। कल मैं तुम्हें कुछ रियल डेटा दिखा दूंगा, ठीक है, कंपेयर करने के लिए आसान हो जाएगा। तो एक तरफ फॉर्मूला सेम, प्राइस, एक तरफ क्वांटिटी, और एक तरफ मेरा जीडीपी। ठीक है, मैंने देखो सेम, दोनों में सेम है। प्राइस कितना था 2010 में, 5 रुपए। प्रोडक्शन कितना कर रहा था, 1000 रुपए। जीडीपी कितना आया, 5000 रुपए। आई बात समझ में। इस बार बोला अगर आपको इन्फ्लेशन चेक करनी है, आप ये चेक करो कि आप आज भी वही 1000 पेन कितने का बेच रहे हो। मैंने कहा आज के टाइम वो पेन कितने का बेच रहा हूं मैं, 15 रुपए का। कितने का बेच रहा हूं, 15 रुपए का। तो प्रोडक्शन कितना हो गया, जो चीज पहले 5000 की बेच रहा था, आज वही चीज में कितने की बेच रहा हूं, 15000 की बेच रहा हूं। यानी मोटा मोटा एवरेज देखा जाए तो 10,000 की मार्केट में क्या ही है, इन 1000 पेनों के ऊपर इन्फ्लेशन देखने को मिली है। आई बात समझ में। जो चीज पहले 5000 की थी, आज वही चीज कितने रुपए की है, 15000 की है। समझ रहे हो, जिस चीज के लिए पहले तुम 100 रुपए खर्च कर रहे हो, आज तुम्हें उसके लिए 1000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। जेब से पैसा क्या हो रहा है, ज्यादा जा रहा है उतना ही चीजों को एक्वायर करने के लिए। समझ में आया। तो ये होती हमारी नॉमिनल जीडीपी, और एक तरफ हमारी क्या हो गई, रियल जीडीपी। अगर मुझे एक्चुअल ग्रोथ चेक करनी है तो मैं हमेशा क्या प्रेफर करूंगा, रियल जीडीपी। समझ में आया, है ना। यहां तक चीज क्लियर हुआ क्या, ये पार्ट समझ में आया। अब तुम्हें इसमें क्या आता है, टॉपिक आता है। बस मैं आखिरी पॉइंट पढ़ा रहा हूं, फिर भेज दूंगा। ठीक है, ज्यादा हो गया क्या, कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग करो तो और पढ़ाऊंगा भाई, रुक जाओ अभी। शुगर मानो कि मैंने इकोनॉमिक्स और बिजनेस को एक ही में शिफ्ट कर रखा है। 3-3 घंटे बैठते हैं ना, बस वो भाई वहाँ पड़े होते हैं, कह रहे चद्दर दे दो बस भैया, चद्दर की जरूरत है हमें। चलो ध्यान दो। अब ना यहाँ पे टॉपिक आता है जीडीपी डिफ्लेटर करके, क्या नाम आता है, ठीक है। इसका एक और नाम मैं बोलता हूँ, क्या, ध्यान दो आकाश भाई, ध्यान दो। जीडीपी डिफ्लेटर है, इसका एक और नाम होता है क्या, या सो कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी इनटू क्या, रियल जीडीपी। आपको नॉमिनल जीडीपी दे रखी है, आपको नॉमिनल जीडीपी से क्या निकालना है, रियल जीडीपी। क्या निकालना है, रियल जीडीपी। तो कैलकुलेट में क्या कर रहा हूं, कैलकुलेट में क्या कर रहा हूं, मुझे निकालना है रियल जीडीपी। क्या निकालना है मेरे को, ये फॉर्मूला लिख लेना, पहले समझाने दो।
कैसे, मुझे इसके बेस प्राइस पे जाना है, ये था ना नॉमिनल। तो फॉर्मूला ये देखो सिंपल है, कह रहे जो नॉमिनल जीडीपी है, पहले अमाउंट देखो, अगर मैं नॉमिनल जीडीपी को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं उससे करंट ईयर प्राइस से। ये क्या था, ये करंट ईयर प्राइस ही तो है। अगर मैं नॉमिनल जीडीपी को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, उससे करंट प्राइस से, और मल्टीप्लाई कर दूं किसके, उसके बेस प्राइस से, किसके, उसके बेस प्राइस के, तो जो आंसर निकल कर आएगा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 5000। तो ये मेरी जीडीपी कौन सी जीडीपी आ गई, रियल जीडीपी। कौन सी जीडीपी आ गई, रियल जीडीपी। समझे, अगर मुझे नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करेंगे करंट ईयर प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, बेस प्राइस से। किससे, जो प्राइस हमने बेस लिया था। कौन सी जीडीपी निकल कर आ जाएगी हमारी, रियल जीडीपी। मैंने गलत तो निकाला, सही निकाला वो। समझ में आ गया इतना, हाँ है ना, ये आ गई रियल। अब फॉर्मूला क्या था, अगर फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला तो ये बना कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन करंट ईयर प्राइस इनटू बेस प्राइस। तुम्हारे क्वेश्चन में बेस प्राइस हमेशा कितना माना जाएगा, 100। कितना माना जाएगा, 100। ये वैल्यू 100 ही रहेगी। आई इतनी बात समझ में। करंट ईयर प्राइस का एक और नाम होता है, क्या, इंडेक्स प्राइस। क्या भी बोलते हैं इसको, इंडेक्स प्राइस। तो ये हो गया तुम्हारा रियल जीडीपी का फॉर्मूला। बस ये नोट कर लो, चाहो तो देखो तुम इसमें ना ये चीज नोट कर सकते हो, इतना पार्ट नोट कर लो। आज के लिए इतना ही है, आई बस समझ में। कल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा जीडीपी के एग्रीगेट, जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होता है, और कल के जब तक कल चैप्टर एंड होगा तो शायद मैं उसमें आ जाऊंगा, किसमें, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम पे। आई बस समझ में। मुझे एक बार पढ़ाने दो, फिर जो इसके चैप्टर जो मेन छोटा छोटा पार्ट छूटा होगा, जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वगैरह, वो मैं क्या करूंगा, चैप्टर के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। आई बस समझ में। चलो भाई, तो मैं इसमें अभी किसी को कुछ पूछना है क्या, ये आराम से समझ में आया। कल जब आओगे तो जितना मैंने तुमको अभी तक पढ़ाया है ये सब तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। कहीं भी दिक्कत वगैरह आई तो पूछना किसका काम है, तुम्हारा। बताना किसका काम है, मेरा। नहीं बताया तो अगले दिन बता दूंगा, बट तुम्हें पूछना है भाई, तुम्हारी पूछनी जिम्मेदारी है। वो मैं देखूंगा, फिर मुझे टाइम में बता दूंगा, ठीक है। तुम्हारी तरफ से मिस नहीं होना चाहिए। चलो इसको नहीं रखते हैं आज।